नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल विकास के क्वेश्चन। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा विकास बालक को आत्मनिर्भर बनाता है? ऑप्शन है मनोदैहिक विकास, जैविकी विकास, क्रियात्मक विकास या फिर रचनात्मक विकास। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रियात्मक विकास। अगला प्रश्न है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का सबसे अधिक महत्व है? सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष या फिर पृथकता। आंसर हो जाएगा कोऑपरेशन अर्थात सहयोग। अगला प्रश्न, बालक के सामाजिक विकास को निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत घटक प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है स्वास्थ्य, भावना, साथी समूह या फिर बुद्धि। तो इसमें से बताना है सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करते हैं वो घटक, तो वो घटक है साथी समूह। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर के किस हिस्से में पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, ऑप्शंस दिए गए हैं, लीवर, किडनी, पेट या फिर ऑप्शन डी ब्रेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रेन, मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, अब्राहम मॉस्लो ने 1954 में अभिप्रेरण के सिद्धांत की व्याख्या को किस परिप्रेक्ष्य में समझाया? ऑप्शन से आवश्यकता, इनाम, अपेक्षा या फिर उद्देश्य। तो इन्होंने समझाया था ऑप्शन ए आवश्यकता, नीड्स के बारे में। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत मतभेदों के परिणामों को कम करने में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? पहला, शिक्षक को व्यक्ति की जरूरतों के अनुसार पाठ्यक्रमों को समयोजित करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन बी, शिक्षक को छात्रों की क्षमताओं, स्वाद और रुचियों को जानने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन एक और दो दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, अत्यधिक संरचित दृष्टिकोण वाला व्यक्ति कौन होगा? ऑप्शंस हैं, एक उत्तेजना के लिए खराब संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देने वाला, दूसरा एक उत्तेजना के लिए एक त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देने वाला, तीसरा ऐसी भावनाएं और विश्वास हैं जो उसके दृष्टिकोण के विपरीत के हों, चौथा अच्छा सामाजिक प्रभाव होना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक उत्तेजना के लिए एक त्वरित संज्ञानात्मक प्रतिक्रिया देने वाला। अगला प्रश्न, बीसीजी इसके प्रतिकूल टीका है। ऑप्शंस ए डिप्थीरिया, बी काली खांसी, सी टेटनस या डी क्षय रोग। आंसर हो जाएगा बीसीजी जो है वो क्षय रोग का टीका, ऑप्शन डी क्षय रोग के प्रतिकूल टीका। अगला है, काम पर हमारा ध्यान निर्देशित करने में मदद करते हैं और वे हमारे प्रयास को संगठित करते हैं। वे कार्य पर हमारी दृढ़ता बढ़ाते हैं और जब पुराने हमारी मदद करने में विफल होते हैं तो वे नई रणनीतियों को अपनाने ते भी। ऑप्शंस हो जाएगा बुद्धि, योग्यता, रवैया या फिर लक्ष्य। आंसर हो जाएगा यहाँ पे लक्ष्य। लक्ष्य जो काम पर हमारा ध्यान निर्देशित करने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम की परिभाषा में वे परिवर्तन शामिल हैं जो तुरंत देखने योग्य नहीं है? पहला, अंतर्निहित अधिगम, दूसरा प्रत्यक्ष अधिगम, तीसरा मनोवैज्ञानिक अधिगम, चौथा शारीरिक अधिगम। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अंतर्निहित अधिगम। अगला, हम स्वयं के बारे में विचारों का नेटवर्क तैयार करते हैं जिसे हमारे किसके रूप में जाना जाता है? तो जब हम स्वयं के बारे में विचारों का नेटवर्क तैयार करते हैं तो उसे हमारे सेल्फ अवधारणा के रूप में जाना जाता है, अर्थात सेल्फ कॉन्सेप्ट। अगला प्रश्न, चूंकि अभिवृत्तियां सीखी हुई प्रवृत्तियां हैं, वे निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? ऑप्शन ए पूर्व धारणा, ऑप्शन बी रवैया, ऑप्शन सी रूढ़ि या ऑप्शन डी सुदृढ़ीकरण।
आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, सुदृढ़ीकरण अर्थात रेनफोर्समेंट। अगला प्रश्न, व्यक्ति पैटर्न को समग्र रूप से देखते हैं और किसी स्थिति या पैटर्न के विशिष्ट पहलुओं को अलग करने में उन्हें कठिनाई होती है। तो किसमें ये समग्र रूप से देखते हैं, किस पैटर्न में? क्षेत्र सापेक्षता, क्षेत्र अनाश्रयिता, आवेग या फिर परावर्तन। आंसर हो जाएगा फील्ड डिपेंडेंट, ऑप्शन ए, क्षेत्र सापेक्षता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समय मौलिक समायोजन और विकास में आधित्य का एक खतरनाक अवधि है? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शैशवावस्था। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया? आनुवांशिकता का नियम प्रतिपादित किया है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार चूसना और पकड़ना संवेदी प्रेरक अवधि के किस उपखंड के अंतर्गत आता है? तो यह आता है वंशानुगत सजगता के अंतर्गत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से समावेशी शिक्षा का फोकस है? पहला है बच्चों को कि सीखने की क्षमता के कारण उनके साथ कोई भेदभाव नहीं, सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं, आर्थिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं, या डी, पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे समावेशी शिक्षा के बारे में फोकस कौन सा करता है? ऑप्शंस, इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सारे सही हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली सत्य है? पहला, एकीकरण प्रणाली को बदलने पर केंद्रित है, दूसरा, समावेश एक बच्चे को बदलने पर केंद्रित है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक रूप से वंचित समूहों के बच्चों में क्या हो सकती है? पहला, आम जरूरतें और चुनौतियाँ, दूसरा, अनूठी जरूरतें और चुनौतियाँ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक रूप से उज्जवल बच्चों की विशेषता नहीं है? पहला, वे हर समय तलाशने की कोशिश करते हैं, दूसरा, वे किसी भी विषय को अच्छी तरह सीखते हैं, तीसरा, वे कई तरह के सवाल नहीं पूछते, चौथा, वे किसी भी दिए गए कार्य में खुद को सर्वश्रेष्ठ रूप से संलग्न करते हैं। तो कौन सी विशेषता नहीं बताना है? बौद्धिक रूप से जो उज्जवल बच्चे होते हैं तो उनकी ये विशेषता नहीं है कि वो कई तरह के सवाल नहीं पूछते। अगला प्रश्न, गुणसूत्र विकार डाउन सिंड्रोम को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन ए, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 22, ट्राइसोमी 23 या फिर ट्राइसोमी 24। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्राइसोमी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपघटक घटकीय उप सिद्धांत के तहत व्यक्ति किसी कार्य को वास्तव में करता है? ऑप्शन ए, अभिघटक, बी, निष्पादन घटक, सी, ज्ञानार्जन घटक या डी, संबंधी घटक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्पादन घटक। अगला प्रश्न, रेमन कैटल के सिद्धांत के अनुसार अमूर्त और तार्किक सोच की योग्यता को संदर्भित करता है और इसके लिए किसी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो कैसी बुद्धि कहलाएगी वो? तो ये कहलाएगी दोस्तों तरल बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पहला, सजा से बचने के लिए मैं स्कूल के लिए ठीक से कपड़े पहनता हूँ, मुझे शिल्पकला पसंद है इसलिए मैं पहले वह होमवर्क पूरा करता हूँ। सी, मैं अपने खाली समय में गणित पढ़ता हूँ क्योंकि यह मज़ेदार है। डी, मुझे तैरना पसंद है इसलिए मैं 2 घंटे अतिरिक्त अभ्यास करता हूँ। बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण यहाँ पे है ऑप्शन ए, सजा से बचने के लिए मैं स्कूल के लिए ठीक से कपड़े पहनता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा नियम अभिप्रेरण से सर्वाधिक संबंधित है? पहला, तत्परता का नियम, दूसरा, अभ्यास का नियम, तीसरा, प्रभाव का नियम, या फिर चौथा, बहुप्रतिक्रिया नियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचपन के बाद में संवेदनात्मक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पहला, बचपन के बाद में बच्चे उन सभी संवेदनाओं को बरकरार रखते हैं जो उनको बचपन से में विकसित की गई। अगला, बच्चे संवेदनाओं की उत्पत्ति के पीछे अपनी भावनाओं, कारण और उत्तेजना को नियंत्रित करना सीखते हैं। तीसरा, बच्चे सामाजिक रूप से अपेक्षित और अप्रत्याशित संवेगों के बारे में भी सीखते हैं। अब यहाँ पे ये तीनों ही सही हैं। पूछा क्या है कि बचपन के बाद में संवेगात्मक विकास के संबंध में कौन सा गलत है? तो यहाँ पे गलत है ऑप्शन डी, जिसमें लिखा है आनुवांशिकता उनकी संवेगों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। अगला प्रश्न, संवेग के उद्भव के लिए संवेगना की क्या आवश्यकता होती है? ऑप्शन है पर्याप्त, जरूरी, केवल या मुश्किल से। तो संवेग के उद्भव के लिए संवेगना की जो आवश्यकता है वो जरूरी आवश्यकता होती है, नेसेसरी आवश्यकता। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। ऑप्शन है 30, 40, 45 या 50। आंसर हो जाएगा यहाँ पे 40। अगला, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, या फिर बहुतत्व सिद्धांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रत्यागमन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली लक्षण है, पहला जन्मजात, दूसरा वातावरणीय प्रोत्साहन, तीसरा आनुवांशिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा जो है प्रतिभाशाली लक्षण है, वातावरणीय प्रोत्साहन और आनुवांशिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता का साक्ष्य किससे संबंधित हो सकता है? पहला निर्माण, दूसरा सामग्री, तीसरा मानदंड, चौथा दिए गए सभी विकल्प सही है। तो आंसर हो जाएगा तीनों ही सही है। मान्यता का साक्ष्य निर्माण से भी संबंधित हो सकता है, सामग्री से भी और मानदंड से भी। अगला प्रश्न, स्कूल आधारित आकलन क्या है? ऑप्शन है छात्रों और शिक्षकों का अंग भीर और नैमित्तिक बनाता है, दूसरा शिक्षा बोर्ड के उत्तरदायित्व को कम करता है, तीसरा एक समान राष्ट्रीय मानक को बाधित करता है, या फिर ऑप्शन डी, नैदानिकी के जरिए बेहतर शिक्षण में सभी छात्रों की मदद करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैदानिकी के जरिए बेहतर शिक्षण में सभी छात्रों की मदद करता है। क्या? स्कूल आधारित आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेल कोई मामूली खोज नहीं है बल्कि एक बच्चे के लिए एक गंभीर व्यवसाय है जिसका जो कि किसके अनुसार उसके विकास के लिए गहरा महत्व है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है मारिया मोंटेसरी, फ्रोएबल या हार्लॉक, या फिर कोई नहीं। आंसर हो जाएगा फ्रोवेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, प्राथमिक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, यही कारण है कि पहला ऑप्शन बच्चों को अनुशासित करने में मदद करता है, दूसरा परीक्षा के परिणामों में सुधार हुआ है, तीसरा बच्चों को प्रेरित करने का यह एक सुविधाजनक तरीका बन जाता है, या फिर ऑप्शन चौथा बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो पूछा क्या है? प्राथमिक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, यही कारण है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्मक गलत है? ऑप्शन ए जोसेफ प्लेकेंस्टर अनुबंध योजना, बेंजामिन फ्रैंकलिन अकादमी, जेम्स बी कॉर्नेट हाई स्कूल, या हॉरेंस मॉन प्रारंभिक शिक्षा। तो इनमें से ऑप्शन ए गलत है, अनुबंध योजना के लिए जोसेफ लैंकेस्टर जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस विकलांगता के कारण विद्यार्थी को सीखने, संचार करने, सामाजिक, अकादमिक, पेशेवर और स्वतंत्र जीवन कौशल जैसे सभी क्षेत्रों में परेशानी होती है? ऑप्शन है मानसिक विकलांगता, प्रतिभा, विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर ADHD। आंसर हो जाएगा मानसिक विकलांगता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत सर्वाधिक प्रसिद्ध है। सर्वाधिक प्रसिद्ध ऑप्शंस हैं व्यापार सिद्धांत, सामाजिक व्यवहार सिद्धांत, प्रेरक सिद्धांत या फिर रेनफोर्समेंट सिद्धांत। तो फ्रायड का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत है वो है प्रेरक का सिद्धांत, मोटिवेशनल थ्योरी। नेक्स्ट, कथनों का विश्लेषण करें और सही विकल्प चुनें। पहला कथन, 40 सप्ताह के शिशुओं की मुख्य सामाजिक समस्याओं में से एक लगाव और अलगाव के बीच के संघर्ष को हल करता है। दूसरा कथन, माँ की उपस्थिति में शिशु आसानी से एक दिलचस्प वातावरण का पता लगाने के लिए माँ से दूर हो जाएंगे। आंसर यहाँ पे ए रहेगा, दोनों ही कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के लिए समय समय पर परीक्षा कार्यक्रम लागू किया जाए तो क्या किया जा सकता है? ऑप्शंस, माता पिता को छात्रों की प्रगति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। दूसरा, नियमित रूप से अभ्यास किया जा सकता है। तीसरा, अंतिम परीक्षा के लिए छात्रों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन डी, परीक्षा परिणामों की प्रतिक्रिया के आधार पर चिकित्सीय कार्यक्रम को अपनाया जा सकता है। ऑप्शन डी ही सही रहेगा, परीक्षा कार्यक्रम के विषय में परिणामों की प्रतिक्रिया के आधार पर चिकित्सीय कार्यक्रम को अपनाया जा सकता है। अगला प्रश्न, किस गतिविधि के लिए एक बच्चे में सबसे अधिक शारीरिक तत्परता की आवश्यकता होगी? अध्ययन करने में, बात करने में, नृत्य करने में या फिर सोने में? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य करने में। अगला प्रश्न, जब एक शिक्षार्थी को अपना काम समाप्त करने के बाद पेंटिंग करने की अनुमति दी जाती है तो यह एक उदाहरण बन जाता है। ऑप्शन है नकारात्मक सुदृढ़ीकरण, सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, क्रिया प्रसूत अनुकूलन या फिर चर्चा का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट या सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का। अगला प्रश्न है, अवधारणा में परिवर्तन कैसे होता है? ऑप्शन है विशिष्ट से समान, जटिल से सरल, परिभाषित से अपरिभाषित या फिर ऑप्शन डी, जटिल से अवशिष्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट से सामान्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक शिक्षित और ईमानदार परिवार से आने वाला बच्चा कभी भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। दूसरा, एक बच्चा जो ऐसे परिवार से आता है जहां परिवार के कई सदस्य डकैती आदि जैसे आपराधिक कार्यों में लिप्त हैं, जरूरी नहीं कि वह गतिविधियों में शामिल हो। आंसर होगा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, बच्चे स्कूल में शिक्षकों और सहपाठियों के बीच संबंधों का एक सेट विकसित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इस संबंध को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन ए, स्कूल में कक्षाओं का विभाजन, ऑप्शन बी, शिक्षक का रवैया, सी, पाठ्येतर गतिविधियों या फिर ऑप्शन डी, अवधि में व्याख्यान का विभाजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवधि में व्याख्यान का विभाजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का समाजीकरण तब होता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और चाहतों के अनुसार नई भूमिकाओं जैसे पति, पत्नी, कर्मचारी आदि को अपना लेता है? किशोरावस्था समाजीकरण, बढ़ते समाजीकरण, वयस्क समाजीकरण या फिर लिंग समाजीकरण? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वयस्क समाजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की विशेषता नहीं है? पहला, बुनियादी अनुशासन स्थापित करना। दूसरा, समाजीकरण के एजेंटों के बीच एकमत इसकी प्रक्रिया में सहायता करना। तीसरा, व्यवहार नियंत्रण या चौथा, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, समाजीकरण की विशेषता नहीं है, वो है ऑप्शन डी, बच्चों को रोजगार योग्य बनाना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने प्रत्याशित समाजीकरण की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन ए, एंथनी गिडेंच, बी, पीटर वॉल्सली,
सी रॉबर्ट के मर्टन या फिर इरविंग गोफमैन? आंसर हो जाएगा रॉबर्ट के मर्टन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ज्ञानेंद्रिय चरण में पियागेट द्वारा दिए गए उपचरण में से एक नहीं है? पहला, प्रतिवर्त सक्रियता का चरण, प्रतिक्रिया का समन्वय, प्रारंभिक प्रतिनिधि विचार या फिर पूर्व वैचारिक चरण? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्व वैचारिक चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की सही विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों पर विशेष निर्भरता, बी, समाज और लोकतंत्र के लिए शिक्षा, सी, विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम या डी, आजीवन सीखने और सामाजिक कौशल पर जोर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों पर विशेष निर्भरता। यही विशेषता क्या है? नहीं है प्रगतिशील शिक्षा की दिए गए ऑप्शन में से। अगला, बुद्धि के सामान्य घटकों में से एक नहीं है, कौन सा? ऑप्शन है, पर्यावरण के साथ समायोजित करने की क्षमता, बी, सीखने की क्षमता, सी, अमूर्त तर्क करने की क्षमता या डी, व्यावसायिक कार्यों को रोकने की क्षमता? तो इनमें से कौन सा एक घटक नहीं है बताना है, वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को एक सक्रिय और जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में मानता है जो किसी भी समस्या को हल करने में सक्रिय रूप से शामिल होता है। तो ये आएगा आपका संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत। ऑप्शन सी सही रहेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी के छात्र राजन ने शास्त्रीय नृत्य में अच्छा प्रदर्शन किया क्योंकि उसके पास क्या था? ऑप्शन हैं, संगीत बुद्धि, पारस्परिक बुद्धि, शारीरिक किनेस्थेटिक बुद्धि या फिर दिए गए सभी विकल्प सही है। आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प सही है। अगला प्रश्न, राकेश कक्षा में मौखिक रूप से सभी उत्तर सही देता है लेकिन परीक्षा में अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? पहला, वह अचानक दबाव से निपटने में सक्षम नहीं हो पाता। दूसरा, वह परीक्षा में अच्छी तरह से तैयार नहीं होता। तीसरा, वह लिखने में परेशानी का सामना करता है। चौथा, वह अचानक दबाव से निपटने में सक्षम नहीं हो पाता और लिखने में परेशानी का सामना करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह अचानक दबाव से निपटने में सक्षम नहीं हो पाता और लिखने में परेशानी का सामना करता है। तो यही है संभावित कारण इसके विफल होने का, अंक प्राप्त करने में विफल होने का। अगला प्रश्न, आनुवांशिकता के प्रभाव पर आधारित कैल्टन द्वारा किए गए अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि ऑप्शन ए, बुद्धि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वंशानुगत होती है, बी, श्रेष्ठता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वंशानुगत होती है, सी, आनुवांशिकता विकास की सीमा निर्धारक है और डी, आनुवांशिकता जैविक और साथ ही सामाजिक वंशगति के बीच अंतर करती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रेष्ठता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वंशानुगत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने रचनात्मकता को एक व्यक्ति की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जिसके साथ वह कुछ नया बनाता है और नवीन प्रस्तुत करता है? आंसर ऑप्शन ए, स्किनर, ड्रेवर डहल, कार्वोस्की या फिर आइजेंक? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्रेवर डहल। अगला प्रश्न, किसी वस्तु को देख ना पाने पर भी उसे समझना क्या कहलाता है? संज्ञान, साधारणा, वस्तु स्थायित्व या फिर कल्पना? तो वो कहलाता है ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस, वस्तु स्थायित्व। ऑप्शन सी सही रहेगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं या फिर ऑप्शन डी, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर्वोत्तम कथन में से कौन सा है? तो वो है ऑप्शन बी, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है। अगला, बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में खेल को एक प्रमुख तत्व क्यों माना जाता है? पहला, रचनात्मकता विकास के लिए, संचार विकास के लिए, अनावृत्ति विकास के लिए या फिर ऑप्शन डी, आत्मविश्वास विकास के निर्माण के लिए? तो यहाँ पे बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया में जो प्रमुख तत्व माना जाता है
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, रचनात्मकता विकास के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विचारक ने मैं और मुझे का सिद्धांत दिया? ऑप्शंस दिए गए दुर्खीम, कूले, लैमार्क, मीड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीड ने। तो मीड ने कौन सा सिद्धांत दिया? मैं और मुझे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह तकनीकी जिसे एक बच्चा अपने इंद्रियों द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करता है। तो वह तकनीकी ऑप्शन है प्रेरणा, अधिगम, बुद्धिमत्ता या फिर व्यक्तित्व। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस बोलेंगे इसे, जिससे एक बच्चा अपनी इंद्रियों द्वारा आपूर्ति की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन टास्क नहीं है? पहला, ओपन एंडेड प्रश्न, प्रोजेक्ट, अवलोकन या फिर छात्रों की रैंकिंग। तो इसमें से कौन सा नहीं है रचनात्मक आकलन का टास्क? वो है ऑप्शन डी, छात्रों की रैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक तौर पर मैं चिंतित प्रक्रिया में रुचि रखता हूँ, मैं इस मनोवैज्ञानिक, मतलब मैं किस मनोवैज्ञानिक हूँ, किस टाइप का? संज्ञानात्मक, शिक्षण, अनुभूति या फिर व्यक्तित्व। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैं एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी को स्वच्छता समूह के सदस्य बनने के लिए प्रतिबिंबित करना, उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करना परिलक्षित होता है। अवधारणा दिए गए, ऑप्शन ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है। प्रेरणा के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण, प्रेरणा के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण या फिर संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका 9 साल की है और उसने हमेशा स्वतंत्र रूप से काम किया। हालांकि उसके माता पिता को जो बात अधिक परेशान करने लगती है वह यह है कि मोनिका अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों में की चिंता नहीं करती। मोनिका का व्यक्तित्व से क्या प्रकट होता है? ऑप्शन ए, अपने माता पिता के प्रति एक सुस्त लगाव विकसित है। बी, माता पिता के प्रति लगाव विकसित करने में विफल है। या सी, माता पिता के साथ उसके लगाव को फिर से परिभाषित। या डी, अपने माता पिता से अत्यधिक लगाव। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपने माता पिता के प्रति लगाव विकसित करने में विफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉलम दिए गए हैं, मिलान करना है आपको। जैसे दिया है 2 से 3 महीने, आपको दिए गए कॉलम 2 में से कौन सा सही है वो आपको जोड़ी मिलाना है। तो 2 से 3 महीने के लिए जो है निर्जीव वस्तुओं से लोगों को अलग कर सकता है, 2 से 3 महीने। नेक्स्ट है 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने का है आपका, ये हो जाएगा डांटने और मुस्कुराने पर अलग तरह से प्रतिक्रिया देता है। फिर 6 से 7 महीने का बच्चा क्या करता है? तो ये जो है बच्चे दोस्तों और अजनबियों के बीच अंतर करते हैं। फिर आता है 8 से 9 महीने के बच्चे की बात, तो 8 से 9 महीने दूसरों की आत्मीय इशारे त्वरित समझने लगते हैं। फिर 12 महीने के बच्चे, तो 12 महीने के चेतावनी के जवाब में नहीं नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 16 से 18 माह, तो नकारात्मकता दिखाई देती है। और 22 से 24 माह के बच्चे जो है उनके लिए बच्चा कपड़े पहनने, खाने, नहाने जैसी नियमित गतिविधियों में मदद करता है। तो ये रहा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सही जोड़ी। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के व्यक्तिगत मतभेदों के संबंध में शिक्षक को क्या करना चाहिए?